दोस्तों, आज मैंने एंशिएंट इंडिया से एक टॉपिक चुना है और इस टॉपिक का नाम है हाउ पॉलिटिकल चेंजेस अकर्ड इन एंशिएंट इंडिया। में प्राचीन भारत में किस किस प्रकार से राजनीतिक बदलाव हुए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत सारे ब्रिटिश इतिहासकारों ने यह कहा कि हिंदुस्तान में किसी प्रकार के कोई बदलाव नहीं हुए और पिछले 5000 वर्ष में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि व्हेन नथिंग सीम टू लास्ट दीज विलेज कम्युनिटीज लास्टेड फॉर एवर। मैंने उनका कहना था कि हिंदुस्तान के जो ग्रामीण समुदाय हैं उनमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं हुई है, लेकिन ये गलत है। पिछले 5000 वर्ष के इतिहास में हिंदुस्तान में हमेशा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव होते आए हैं और जिसके बारे में मैं बारी बारी से आपको अवगत कराऊंगा। यह टॉपिक दोस्तों मैंने इसलिए लिया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और मैं ये बता सकूं कि इतिहास एक कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के क्रमिक विकास माने ग्रेजुअल इवोल्यूशन को दर्शाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। इस पीरियड में हमने देखा कि यह एक शहरी सभ्यता था और जिस प्रकार से हड़प्पन लोगों ने टाउन प्लानिंग किया था, उनका ड्रेनेज सिस्टम था, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर एक केंद्रीकृत अर्थात सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन चूंकि हमने इनकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, वी हैव नॉट डिसाइफर्ड देयर स्क्रिप्ट, तो हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि उनका शासन प्रशासन कौन करता था। जैसे कि हमें मालूम है कि इजिप्ट में और मेसोपोटामिया में प्रिस्टली क्लास के लोग शासन करते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिविलाइजेशन में ना तो कोई टेम्पल या मंदिर के अवशेष हमें मिले हैं, केवल एक ग्रेट बाथ स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। इतिहासकारों का कहना है कि चूंकि हड़प्पन बहुत ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स मतलब वाणिज्य और व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देते थे, तो वहाँ का शासन प्रशासन भी मर्केंटाइल क्लास या व्यापारिक वर्ग के द्वारा संचालित किया जाता होगा। दोस्तों, ऋग्वैदिक पीरियड जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी का समय है और इस पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई थी और इसमें कुल 1028 श्लोक हैं। इस पीरियड में राजनीतिक स्थिति क्या थी? वस्तुतः ऋग्वैदिक पीरियड एक ट्राइबल सोसाइटी था, एक पेस्टोरल सोसाइटी था और जहाँ पर कि लोग जीविका ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे। कोई अस्थायी निवास नहीं होता था। उनका जो मुखिया होता था उसका नाम था राजन और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता था। कभी कभी तो ये अपने अधीनस्थों से के साथ में मिलकर के खाना खाता था ताकि उसको संतुष्ट किया जा सके। उसके पास में कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी और जब भी एक ट्राइबल चीफ को युद्ध के लिए दूसरे ट्राइबल चीफ से सामना करना पड़ता था तो उसके द्वारा मैंने राजन के द्वारा ट्राइबल मिलिशिया गठित की जाती थी और उनके जो ट्राइबल समुदाय के लोग थे वो युद्ध में भाग लेते थे राजन की तरफ से। टैक्सेशन कोई सिस्टम नहीं था। लोग वॉलंटरी गिफ्ट स्वेच्छा से दान देते थे, जिसको कि उस समय में बाली कहा जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक सोसाइटी या पॉलिटिकल सिस्टम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी था, जिसमें कि रैंक तो था लेकिन इनइक्वालिटीज मतलब असमानता नहीं था और पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। राजा का सबसे बड़ा सलाहकार पुरोहित होता था और इसके अलावा सेनानी। दो महत्वपूर्ण फंक्शनरीज अर्थात अधिकारी राजन को सपोर्ट करते थे और इसके अलावा युद्ध के समय में राजा अपने लोगों में से चुन करके मिलिशिया गठित करता था और उन्हें युद्ध भूमि पर ले जाता था। ऋग्वैदिक पीरियड में 4 महत्वपूर्ण
संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, सभा, समिति, गण, विधक। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सभा समिति का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, या जो पहले महिलाएं उसमें भाग लेती थी उन्हें अब वंचित कर दिया गया। सभा और समिति में नोबल्स मतलब कुलीन वर्ग के लोग और ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो गया। विधक तो पूरी तरह से समाप्ति हो गया और अब राजा या राजन ज्यादा ताकतवर हो गया। पहले जो स्वेच्छापूर्वक जो टैक्स दिए जाते थे, अब राजा के द्वारा जबरदस्ती से ट्रिब्यूट वसूले जाने लगे। लेकिन अभी भी राजा के पास में स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, अस्थाई सेना नहीं था, और उसे अपने समुदाय पर निर्भर होना पड़ता था, मिलिशिया के लिए निर्भर होना पड़ता था, और तब वो युद्ध भूमि पर अपने ट्राइबल ग्रुप को लीड करता था। इस पीरियड में ट्राइबल सोसाइटी टेरिटोरियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का काल है, और इसमें 3 अन्य वेदों की रचना हुई थी, जैसे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इस पीरियड में टैक्सेज वसूलना कॉमन हो गया था। लेकिन दोस्तों, चूंकि सरप्लस इकोनॉमी अभी तक नहीं हो पाया था, और जिसका कारण यह था कि अभी भी जो खेत जुताई के लिए वुडन प्लॉसेयर का, लकड़ी के बने हुए हल का उपयोग किया जाता था, तो जिसके कारण से जमीन की गहरी जुताई नहीं हो पाती थी और उसके अपने एक लिमिटेशन होते थे, और जिसके कारण से लेटर वैदिक सोसाइटी या उसकी इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी में अभी भी तब्दील नहीं हो पाया था, और जिसके कारण से राजा को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नहीं मिल पाता था, और इसी कारण से वो अस्थाई सेना रखने में असमर्थ था। और इसीलिए राजा को अपने समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ में बैठ करके खाना खाना होता था, उनको अपीज करना होता था, उनको संतुष्ट करना होता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड में भी राजा सर्वशक्तिमान नहीं हो पाया था, क्योंकि उसके साथ में कुछ इकोनॉमिक लिमिटेशंस थे और उसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे। दोस्तों, अब मैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, एज ऑफ बुद्धा के समय में राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हिंदुस्तान में हुआ, और इसकी जानकारी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में एक और महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका नाम था कलिंग। दोस्तों, इस काल में राजा के द्वारा 1/6 भाग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टैक्स लिया जाने लगा। राजा ताकतवर हो गया। राजा ने सभा और समिति को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया, माना वो दोनों संस्थाएं महत्वहीन हो गई। अब राजा सर्वशक्तिमान हो गया, जैसा कि आप बिंबिसार के विजय अभियान से जानते हैं, और किस प्रकार से उसने अंग महाजनपद को कब्जा किया था। उसके बाद में उसका पुत्र अजातशत्रु ने कौशल, काशी, वैशाली, इन महाजनपदों का कब्जा किया था। वैशाली में तो वस्तुतः गणराज्य था, उसे भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह से 6th सेंचुरी बीसी के बाद से हिंदुस्तान में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शक्तिमान हो गया, पावरफुल हो गया, जिसको राजतंत्र कहते हैं। और हिंदुस्तान में उस समय में बहुत सारे जो रिपब्लिक्स थे, जैसे वैशाली में रिपब्लिक था जहां पर कि 7707 मेंबर उसके काउंसिल के सदस्य थे, और प्रत्येक मेंबर को कुछ ना कुछ कार्य दिया गया था। इन रिपब्लिकों में बसता हुआ ट्राइबल ओलिगार्की था, और इन रिपब्लिकों में ब्राह्मणों का कोई प्रभुत्व नहीं था। लेकिन धीरे धीरे राजतंत्र ने और खास करके मगध ने बारी बारी से सारे महाजनपद को अपने में मिला लिया, और जिसका कारण यह था कि मगध के राजाओं ने बड़े पैमाने पर युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया, लोहा से बने हुए औजारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि मगध से 300 किलोमीटर दूर पर प्रचुर मात्रा में लोहा मिलती है। मगध की राजधानी राजगृह थी, जो कि इम्प्रेग्नेबल था, दुर्गम था, और जिसको कब्जा करना मुश्किल था। मगध को चारों तरफ से, खास करके उसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को चारों तरफ से नदियां एक दूसरे को जोड़ती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे मगध सर्वशक्तिमान हो गया।
और उसके राजा बिंबिसार और उसके बाद अजात शत्रु, उदयन, इन सभी राजाओं ने मगध का प्रभुत्व पूरे उत्तर भारत में स्थापित कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गंगेटिक वैली में आयरन का उपयोग जबरदस्त रूप से कृषि कार्य के लिए और जंगल सफाई के लिए किया जाने लगा, जिसके कारण से अब तक जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी था वह अब सरप्लस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया, और जिसके कारण से राजा को टैक्स वसूलने में बहुत सुविधा हुई और इसके कारण से उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और अब राजा स्टैंडिंग आर्मी मतलब अस्थाई सेना रखने लगा, उसकी ताकत में इजाफा हो गया और उसको मदद करने के लिए पुरोहित, महामात्रास, सेनानी और विभिन्न प्रकार के अधिकारी प्रशासन में सहायता करते थे। महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मणों को स्थापित किया जाने लगा। अब क्लान का माने अपने सगे संबंधी भाइयों, जिसको कि गोत्र कहते हैं, एक गोत्र के जितने लोग होते हैं उसको क्लान कहते हैं। तो क्लान के सदस्यों का प्रभुत्व खत्म हो गया और धीरे धीरे ब्राह्मणों की सत्ता या प्रभुत्व बढ़ता गया। राजा को परामर्श देने, विभिन्न विभागों में ब्राह्मणों का धीरे धीरे वर्चस्व होने लगा। और इसी कारण से हम देखते हैं कि महापद्मनम के पास में 2 लाख से ज्यादा फुट सोल्जर था, पैदल सेना, 20,000 से ज्यादा कैवेलरी था, मैंने घुड़सेना, और 2,000 से ज्यादा चैरियट सेना था, मैंने रथ सेना था। इस पीरियड के आते आते चैरियट सेना का प्रभुत्व कम होता गया। वॉरियर क्लास माने क्षत्रिय और प्रीस्टली क्लास माने ब्राह्मण, इन दोनों को टैक्सों से एग्जेम्प्ट किया गया, माने उन्हें टैक्सों से मुक्ति मिलती थी और सारा टैक्स का भार वैश्य और शूद्रों पर डाल दिया गया। और यही कारण है कि धीरे धीरे हमने देखा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो राइज हुआ उसका यही कारण था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना ज्यादा हो गया कि क्षत्रिय भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। और इसी कारण से बुद्धिज्म के प्रणेता महात्मा बुद्ध और जैनिज्म के प्रणेता महावीर, ये दोनों क्षत्रिय कुल से आते थे। दोस्तों, मॉडर्न पीरियड में राजनीतिक बदलाव बड़े पैमाने पर हुए। कौटिल्य के अनुसार राजा को धर्म प्रवर्तक कहा जाने लगा। इसका मतलब हुआ कि प्रोटेक्टर ऑफ द धर्म, मतलब राजा सर्वशक्तिमान हो गया और न केवल राजकाज में उसका बोलबाला हो गया बल्कि वो धर्म को नियंत्रण करता भी हो गया। धर्म मतलब प्राचीन भारत में धर्म का मतलब यह होता था कि जिस वर्ण को जो काम सुपुर्द किए गए हैं वही काम करना है और किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए क्षत्रिय का काम राज्य की सुरक्षा करना है तो उससे वो डेविएट नहीं हो सकता है और इसका अनुपालन कराने का काम राजा का था। पूरे राज्य को 4 भागों में विभाजित किया गया था और वहां पर राजवंश के ही किसी युवराज को अध्यक्ष घोषित किया गया था, गवर्नर के रूप में नियुक्त की गई थी। प्रोविंसेस के नीचे विषय होता था जिसको कि आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट के नीचे विलेजेस या गांव होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो बाद में हमने देखा कि सब डिवीजन और उसके बाद तहसील, ये सब मौर्य के समय में इसका विकास नहीं हुआ था। दोस्तों, मौर्यों ने सभी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित कर लिया था और हमें 27 प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है और एक खास कैडर जिसको कि तीर्थाज बोलते हैं उनको इन विभागों को नियंत्रित करने के लिए और उसको सुपरविजन करने का दायित्व सौंपा गया था। बहुत सारे जमीन को राजा ने अपने सीधे अधीन में कर लिया था और ऐसे लैंड को सीता बोलते थे और उसका जो हेड होता था उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे और इस लैंड से जो भी उपज और आमदनी होती थी वो सीधे राजा के कोष में जाता था। इस पीरियड में समाहर्ता जो रेवेन्यू असेसमेंट का काम करता था जिसको कि बाद में कलेक्टर कहा जाने लगा अंग्रेज के समय में, और सन्निधात जो कि ट्रेजरी अफसर हुआ करता था, ये 2 अफसर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए थे। सम्राट अशोक ने धर्म महामात्रास, रजुकास और युक्तास की नियुक्ति किया ताकि उसके द्वारा जो
धम्म जो लागू किया गया था उसको अनुपालन करने का जिम्मेवारी धम्म महामात्रा को दिया जा सके। दोस्तों, कुषाण के पीरियड में हम देखते हैं कि कुषाण राजाओं ने बड़े बड़े टाइटल जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि लगाए और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जो शासन था वो सेंट्रलाइज या केंद्रीकृत न होकर के थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हो गया था और उन्होंने सत्रपीय सिस्टम, क्षत्रप और महाक्षत्रप शासकीय प्रणाली का विकास किया था। और इसका मतलब यह हुआ कि जो केंद्र की सत्ता उतनी ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं रह पाई थी जैसा कि मौर्यों के पीरियड में था। इंडो ग्रीक ने मिलिट्री गवर्नरशिप हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया था जिसको कि स्ट्रेटिगोस बोलते थे। दोस्तों, गुप्ता पीरियड में शासन व्यवस्था विकेंद्रीकृत हो गई, डिसेंट्रलाइज हो गया। गुप्त वंश के राजाओं ने बड़े बड़े टाइटल जैसे परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज अपने नाम के पीछे लगाया और बहुत सारे फ्यूडटरीज जो सामंत थे उनके राज में काम करते थे। डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज जो सीधे राजा के नियंत्रण में, वो बहुत ही कम क्षेत्र था। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र सामंतों के अधीन हो गया था। और इस पीरियड के आते आते राजा ने बहुत सारे ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट दिया जिस पर कि किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी ब्राह्मणों को सुपुर्द कर दिए गए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो राजा के कारिंदे थे, अधिकारी थे, उन्हें लैंड ग्रांट्स सैलरी के बदले में दिए गए। इस तरह से फ्यूडलिज्म की उत्पत्ति, हमने सामंतवाद की उत्पत्ति गुप्ता पीरियड में हो गया। और धीरे धीरे ये सामंत इतने मजबूत हो गए हैं कि 550 एडी आते आते जब हुनों का जबरदस्त हमला उत्तर भारत में हुआ तो गुप्ता साम्राज्य बिखर गया और इनके अधीनस्थ जो सामंत थे जैसे मौखारीज कनौज में और वर्धन थानेश्वर में या मैत्रिकाज बल्लभी में, इन सारे सामंतों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के गुप्ता पीरियड तक अर्थात 550 एडी तक राज्य व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के बदलाव हुए हैं। जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, बाद के वर्षों में 1500 वर्ष के बाद में हिंदुस्तान में पुनः सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ 6th सेंचुरी बीसी में। और इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो एक ट्राइबल और पेस्टोरल सोसाइटी था, गुप्ता पीरियड में आते आते एक फ्यूडल सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट हो गया जिसमें कि राजा की शक्ति बहुत कमजोर हो गई और उनका सामंत बहुत ताकतवर हो गया। ब्राह्मणों की सत्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और यही कारण है कि बाद के वर्षों में हमने देखा कि बहुत सारे राजवंश ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित किए गए, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। तो निष्कर्ष यह है कि पिछले 2600 बीसी से लेकर के 550 एडी तक के इतिहास में, मतलब कुल 3150 वर्ष के प्राचीन भारत के इतिहास में हमने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक बदलाव देखे हैं। और इस तरह से यह कहना गलत है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वस्तुतः हमेशा ही भारतीय राज्य व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन मटेरियल कल्चर के अर्थात विभिन्न प्रकार के टूल्स और टेक्नोलॉजी के कारण से हुआ है। तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा? आप अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।